चलो जी, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, चैप्टर नंबर 6 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे पहले बात ही यही कर लेते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और क्या फॉलो करना कंपलसरी है कि नहीं। चलो देखते हैं बेटा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। अगर आप प्रॉफिट मोटिव को साइड रख दो और सोसाइटी के भले के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ भी सोचो, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव को साइड रख के सोसाइटी का कुछ भी भला सोचना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या फुलफिल करना कंपलसरी है? क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ती है, जरूरी है क्या? बेटा देखो, अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हो या आप एक पार्टनरशिप फर्म हो या आप बेटा HUF हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर लो या प्राइवेट कंपनीज की बात कर लो, आप सबके लिए कंपलसरी नहीं है। लेकिन बेटा पब्लिक कंपनी में क्लॉज लगता है CSR @2%। सुनिए कभी इसकी बात, आज सुन लो, नहीं भी सुनी तो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी @2%, चैप्टर 1 में मैंने शायद इसकी बात कर दी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी @2% नहीं करी क्या? पब्लिक कंपनी के ऊपर बेटा ये क्लॉज लगता है कंपनीज एक्ट 2013 से। बेटा उनको अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा सोसाइटी के भले के लिए खर्च करना पड़ता है और उसके बाद में गवर्नमेंट के मांगने पर प्रूफ भी दिखाने पड़ते हैं कि उन्होंने वैसा कहां कहां खर्च किया है। ठीक है, चलो आपको एक बात बताता हूं बहुत जल्दी से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, RG पैलेस वाला मेन ब्रांच। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही है। मैंने आपको बताया था मॉडल रोड बनेगी ये, फ्रॉम घंटाघर टू हसनपुर चुंगी मॉडल रोड बनेगी ये। ठीक है, ये मॉडल रोड इंप्लीमेंट होगी सहारनपुर के सब इलाकों में। अगर ये अच्छी हुई तो पहले एक रोड को डेवलप किया जा रहा है जिसको मॉडल रोड बनाया जा रहा है। अगर ये अच्छी हुई तो पूरे सहारनपुर में वैसी ही रोड बनाई जाएंगी, सब कुछ वैसा ही होगा। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाटर ATM दे रहा है इस पूरी रोड पर, 2-3 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर, समझ आई, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सबके लिए पानी फ्री, जितना मर्जी पियो, और बेटा प्योरीफाइड होगा। ठीक है बेटा, समझ आती है बात। किसी एक्सटेंट तक कुछ कंपनीज के ऊपर बेटा CSR @2% कंपलसरी है। ठीक है, और कुछ लोगों पर कंपलसरी नहीं भी है, ये आपकी चॉइस है, आप फुलफिल करना चाहते हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या नहीं करना चाहते। ठीक है, चलो अभी सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। एक टॉपिक आता है पेपर में मोस्ट इंपॉर्टेंट, वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जबकि चैप्टर के बीच में है ये टॉपिक। ठीक है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स। अब एक वर्ड आ गया, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स। अब ये कौन होते हैं स्टेक होल्डर्स? बेटा डोंट टेल मी शेयर होल्डर, बहुत बड़ा अंतर होता है स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में। कभी वर्ड सुना है ये? हर वो पर्सन जो बेटा फर्म से किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड होगा, हर वो पर्सन जो बिजनेस एंटरप्राइज से किसी ना किसी तरीके से एसोसिएट होगा, हर वो पर्सन स्टेक होल्डर है। अगर मैं कंपनी की बात करूं, एक कंपनी बिजनेस एंटरप्राइज है तो उससे बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं बेटा, वो सारे के सारे लोग स्टेक होल्डर है। ऑब्वियस बात है बेटा, शेयर होल्डर इज अ पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर जुड़ा होता है कंपनी से, एसोसिएटेड है, हाँ पक्का एसोसिएटेड है। क्या वो एक स्टेक होल्डर है? पक्का है बेटा। वर्कर्स जुड़े होते हैं, ये भी एक स्टेक होल्डर है। सप्लायर्स जुड़े होते हैं बेटा, ये भी जुड़े होते हैं, ये भी एक स्टेक होल्डर है बेटा। कस्टमर जुड़े होते हैं, कस्टमर भी जुड़े होते हैं, ये भी एक स्टेक होल्डर है। गवर्नमेंट जुड़ी होती है बेटा, गवर्नमेंट भी जुड़ी होती है, ये भी एक स्टेक होल्डर है। कम्युनिटी या सोसाइटी जुड़ी होती है बेटा, सोसाइटी भी जुड़ी होती है। बिजनेस एग्जिस्ट तो सोसाइटी में ही कर रहा है, ये सब स्टेक होल्डर है। ठीक है, और इन सब के लिए मेरी कोई ना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पक्का बैठती है, सबके लिए कोई ना कोई बैठती है। ठीक है, पेपर में टॉपिक आ जाए तो पहले तो ये डायग्राम ही फ्रेम करना है, थोड़ा तरीके से कर लेना। ठीक है ना, मैंने जल्दबाजी में किया। पहले बता दो स्टेक होल्डर कौन कौन है, फिर सबके लिए बताओ हमारी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एटलीस्ट 3 तो लिखनी है।
जब 18 पॉइंट लिख दोगे आप ये 6 हेडिंग के अंदर, तब जाकर आप 6 नंबर की उम्मीद कर लेना। चैप्टर की वर्थ वैसे बता देता हूं 11 ही नंबर है। मुझे ये भी पता है 6 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आना है, मुझे ये भी पता है 5 नंबर का कौन सा क्वेश्चन आना है, और कुछ भी ना करो तो तब भी जीत जाओगे चैप्टर की जंग, पर हम कर सारा ही लेंगे। मुझे ये भी पता है क्या आना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में आते तो टॉपिक कटवाई दिए जाते हैं इस चैप्टर से। चलो खैर वो हमारा मैटर नहीं, हम तो सब करेंगे, ठीक है जी। तो बेटा इन सबके लिए मेरी कोई ना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहां से आप कहोगे वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। शेयर होल्डर से कर लें, वहीं से स्टार्ट कर लें जहां जैसे लिखा है, ठीक है। शेयर होल्डर से स्टार्ट करते हैं। बेटा शेयर होल्डर के लिए हमारी क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जब भी बात करोगे ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, प्रॉफिट को साइड रख देना। प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं है बेटा, यहां पर सोसाइटी का भला करना मोटिव है यहां पर, ठीक है ना, सोशल वेलफेयर यहां मोटिव है, ठीक है जी। शेयर होल्डर के लिए हमारी क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है बेटा? सबसे पहली सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट दो शेयर होल्डर को। शेयर होल्डर आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं पैसा बेटा, लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, उनको सेफ्टी दो उनकी इन्वेस्टमेंट की, ये नहीं पैसा लेके फरार, ठीक है। पहली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड वन बेटा रिटर्न टाइम पर पे करो, यानी कि उनका डिविडेंड उनको टाइम पर पे करो, ठीक है जी। एंड थर्ड वन इज शोइंग अ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन टू द शेयर होल्डर। बेटा कंपनी की सच्ची फाइनेंशियल पोजीशन दिखाओ, ठीक है, क्योंकि मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं बेटा, सत्यम बहुत सारी कंपनीज हैं फ्रॉड हो चुका है चीज के ऊपर। सत्यम एक कंपनी हुआ करती थी, आपको अंदाजा नहीं होगा, आप तो बहुत छोटे होते होंगे, ठीक है। सत्यम कंपनी में एक फ्रॉड हुआ था, कई हजार करोड़ रुपए की फिक्स एसेट्स फर्जी खड़ी करी हुई थी भी नहीं कंपनी के पास। 250 रुपए का शेयर शायद 25 रुपए का रह गया था जिस दिन फ्रॉड खुला था। तो बेटा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो करनी है आपने शेयर होल्डर को, फेक नहीं। 3 बात समझ में आई? सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट देना है, रेगुलर डिविडेंड पे करो, और बेटा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो करो। कोई दिक्कत तो नहीं? शेयर होल्डर के लिए समझ में आई? बुक की तरह मत लिखना बेटा, ऐसे नंबर नहीं मिलते जैसे बुक ने लिखा हुआ है, ठीक है। चलो वर्कर के लिए, एम्प्लॉइज के लिए हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बैठती है? अब मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या हो सकती है। फेयर वेजेस दें, वेजेस एंड सैलरी टाइम पर दे, फेयर वेजेस दें, और बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर वर्किंग एनवायरमेंट, या बेटा जहां रोशनी भी नहीं है वहां काम करा रहे हैं, चाइल्ड लेबर से काम करा रहे हैं, ऐसा कुछ तो नहीं ना। बेटर वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी ऑफ बेटर वर्किंग एनवायरमेंट, ठीक है। और बेटा पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी दो, डिसीजन मेकिंग में उनसे भी पार्टिसिपेट कराओ, ठीक है ना। उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, करियर प्रोस्पेक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए चीजें करो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दो। मैं बोल रहा हूं एक एक में 10-10 भी हो सकती हैं यार, पर आप 3-3 तो याद कर ही लो। और मैं बोलता हूं याद करोगे इसको, ये तो ऐसे ही बन जाएगी, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है। 2 बार पढ़ लोगे, तीसरी बार में ऐसे ही बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। बात समझ में आई? दोबारा बोलूं, फेयर वेजेस देनी है, बेटर वर्किंग कंडीशन, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना है, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी देनी है, उनकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ करो, उनके करियर प्रोस्पेक्ट्स को इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ करो। कोई भी 3 लिख देना जो आपका मन करे। बात ओके? शिफ्ट करें हम सप्लायर पर, ठीक है जी। सप्लायर कौन होता है बेटा? जिससे हम गुड्स खरीदते हैं, ठीक है ना, वो सप्लायर होता है ना, हाँ ठीक है। उसके लिए क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी? प्रॉफिट को साइड रख देना। हाँ जी, क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा? पेमेंट टाइम पर करें, सप्लायर की पेमेंट टाइम पर करें, हाँ पेमेंट टाइम पर करो। और बेटा कभी कभी ऑर्डर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी दो, अदरवाइज वो तबाह हो रही हैं बेटा, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इंडिया से। छोटे सप्लायर्स को भी ऑर्डर प्लेस करो, अदरवाइज वो खराब हो जाएंगे बेटा, बिल्कुल ठीक है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है सप्लायर के लिए? बस पेमेंट टाइम पर दें, एसएसआई को ऑर्डर प्लेस करें। और शिवांग क्या हो सकती है बेटा? सप्लायर को हमेशा गाइड करो कि वो सुपीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट दे, चाहे वो कितना भी अच्छा देता है आपको, आपने हमेशा गाइड करना है बेटा, और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो, और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दो बेटा। इससे सोसाइटी का भला कर रहे हो आप, ऐसा करके हमेशा गाइड करना है आपने इसको, ठीक है। 3 बात समझ में आई? शेयर होल्डर, वर्कर, सप्लायर, ओके। बढ़े आगे। कस्टमर के लिए क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लूट लो कस्टमर को, डिस्काउंट दे। नहीं यार ऐसे नहीं लिखना है आपने ना, ऐसे लिखना है कि रीजनेबल प्राइसेस पे गुड्स और सर्विसेज को बेचो,
पहला, रीजनेबल प्राइस पे गुड्स और सर्विस को बेचो, और बी ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, सच बोलो। कितने को सच बोलते हैं? सर्फ एक्सेल, एरियल, टाइड, 3 कंपनियां, तीनों के सिमिलर क्लेम। हम स्टेन रिमूव करते हैं, व्हाइटनिंग आती है, आती है। बी ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, एबीपी न्यूज, इंडियाज नंबर 1 न्यूज चैनल, आज तक इंडियाज नंबर 1 न्यूज चैनल। भाई दूसरा कौन है? तुम ही सारे फर्स्ट पे हो, कोई सेकंड भी है? सर सीधी सी बात है, ऐसे ही आते हैं ऐड, आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूं, ठीक है ना। सबसे पहले रीजनेबल मार्जिन पे प्रोडक्ट को बेचो, बी ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग, कस्टमर की कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस को जल्दी हैंडल करो। यार कस्टमर की कंप्लेन हो सकती है, आपने उसको प्रोडक्ट सप्लाई किया है, कंप्लेन हो नहीं सकती, तो उनकी कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस को बहुत क्विकली हैंडल करो, ठीक है, बात ओके। और भी बता सकता हूं मैं, देखो मैं 2-4 और भी बोलता हूं। ब्लैक मार्केटिंग में कभी इन्वॉल्व ना हो बेटा। ब्लैक मार्केटिंग क्या होता है? अब ये भी बताओ। होर्डिंग क्या होता है? होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग एक बात होती है। क्या होता है बेटा? ये अननेसेसरी स्टोरेज करना। और बेटा इसमें दिक्कत तब आती है जब कोई प्रोडक्ट नेसेसरी प्रोडक्ट होता है, नेसेसिटी होती है, जैसे कि प्याज, ऑनियन। क्या हुआ था? नासिक से सप्लाई रोक दी इन्होंने, ठीक है। अब बेटा खाने की चीज है, और ऐसी खाने की चीज है जो हर घर में बनती होगी, तो क्या होगा? डिमांड उसकी बहुत ज्यादा है, सप्लाई आपने पीछे से रोक दी। अब क्या होगा बेटा? प्राइस बूम मारेगा। 14 रुपए किलो की चीज 70 रुपए किलो। कस्टमर को नुकसान दे रहे हो आप। क्या आप सोसाइटी का भला सोच रहे हो? कहीं भी नहीं। तो ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग में इन्वॉल्व मत हो, ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, बात ओके। गवर्नमेंट के लिए क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टैक्सेस टाइम पर पे करो बेटा, ठीक है, इधर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, क्योंकि गवर्नमेंट बेटा चल टैक्सेस पे ही चल सकती है, ठीक है ना। टैक्सेस तो पक्का चाहिए गवर्नमेंट को। पे टैक्सेस ऑन टाइम एंड फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द गवर्नमेंट, अबाइड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स एंड रेगुलेशन सारे फॉलो करो, इंडिया के जितने भी है, लॉ ऑफ द लैंड जो भी है सब फॉलो करो। थर्ड वन बेटा, कुछ सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में गवर्नमेंट की हेल्प करो, क्योंकि गवर्नमेंट अकेली कई बार नहीं कर पाती कोई सोशल प्रॉब्लम सॉल्व। केरला बाढ़ आई, उत्तराखंड बाढ़ आई, केदारनाथ बाढ़ आई, कितना कुछ गवर्नमेंट कहती है कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करो, ठीक है ना। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कुछ करें, गवर्नमेंट की हेल्प करें सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है जी, बात हो गई। टैक्स टाइम पर पे करें, लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करें, जो भी इंडिया में रूल्स रेगुलेशन है सब फॉलो करें, एंड बेटा सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करें, बात ओके। कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है? कोई बताओ जी। फिर आज की तो बताई दो, इसमें तो 1000 हो सकती है, सच बताऊं तो आपको। से नो टू प्लास्टिक बैग, रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स, ठीक है, प्लांटेशन ऑफ ट्री, नेशनल इंटीग्रेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। 5 तो मैंने से ही बोल दी। नेशनल इंटीग्रेशन लिख देना बेटा, या हिंदू मुसलमान करते हैं सारा दिन बैठकर, नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ जाओ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करके दो अपने देश को, ठीक है ना बेटा। और से नो टू प्लास्टिक बैग, प्लांटेशन ऑफ ट्री, रिसाइकलिंग करना, और ये सब कुछ बहुत कुछ हो सकता है। समझ में आई बेटा? सब इंटरेस्ट ग्रुप के लिए हमारी कोई ना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या स्टेक होल्डर के लिए हमारी कोई ना कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पेपर में 2 नाम से आ सकता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स, ठीक है जी। बड़े आगे, इजी था टॉपिक, बहुत सिंपल था बेटा। पहले टॉपिक पर वापस आ जाओ बेटा, पहले टॉपिक पर वापस आ जाओ। टॉपिक का नाम होगा बेटा आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ, आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना बेटा। मैं आपको ना देखो शुरू के 3 टॉपिक के पहले मतलब बता देता हूं, फिर हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। खैर बहुत आसान है, 15 मिनट में तीनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। टॉपिक का नाम है आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेकंड टॉपिक का नाम है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और थर्ड का नाम है रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इट इज मोर और लेस लाइक डिबेट। जब बेटा हम कोई टॉपिक लेते हैं उसके फेवर में बोलते हैं, फिर हम कोई पर्सन अगेंस्ट भी बोल रहा होता है, और फिर रियलिटी भी रखी जाती है, ठीक है। ये वही कहानी है बेटा। जब मैं पहला टॉपिक बोलूंगा मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फायदे बताता जाऊंगा आपको, ठीक है। सेकंड वन इज अगेंस्ट बेटा, फिर खिलाफ बोलता जाऊंगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, और फिर रियलिटी बता दूंगा फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, और हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही, रियलिटी। तो 3 टॉपिक है, बिल्कुल एक दूसरे से लिंकेज फॉर्म में, ठीक है ना, और एक दूसरे के लिंक में ही चलेंगे, ठीक है जी बेटा। चलो बढ़े अब आगे, चलो फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली हेडिंग है जस्टिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, ठीक है। मेरी तरफ देखना बेटा, एक बात बताओ,
बिजनेस कहां एग्जिस्ट करता है? सोसाइटी में। कहां ग्रोथ करता है? सोसाइटी में। ठीक है, रॉ मटेरियल कहां से मिलता है बिजनेस को? सोसाइटी से। लेबर कहां से मिलती है? सोसाइटी से। लोन चाहिए, बैंक देता है, अगेन अ सोसाइटी का पार्ट। ठीक है, मशीनरी चाहिए, सोसाइटी देती है। इन सब का इस्तेमाल करके आप फिनिश गुड्स बनाते हो, बेचते किसको? सोसाइटी को। फॉर रिसीविंग ऑफ इनपुट एंड फॉर सप्लाइंग ऑफ आउटपुट वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन सोसाइटी। तो क्या हमारी सोसाइटी के लिए कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बैठती? बेटा एग्जिस्ट कहां कर रहे हो, ग्रोथ कहां कर रहे हो, सर्वाइवल कहां कर रहे हो? सोसाइटी की वजह से कर रहे हो। तो आपकी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए बैठती है। पहली बात फेवर की, समझ आई? ठीक है, इनका मैटर पढ़ोगे सर घूम जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। मेरी सुन लोगे बेटा बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। समझ आई ना बात? ठीक है, पक्का रिपीट करूं? फॉर रिसीविंग ऑफ इनपुट and for supplying of output we are totally dependent upon the society. Each and every business in the world is dependent upon society. मेरे को देख लो बेटा, ये आप सब सोसाइटी का एलिमेंट हो। अगर आप फिर भी सोच रहे हो कि मैंने को सोसाइटी के लिए क्या करना है, तो बेटा जो सोसाइटी की कदर नहीं करेगा किसी टाइम पे, सोसाइटी भी उसकी कदर नहीं करेगी। कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है और ग्रोथ करता है वो सोसाइटी की वजह से करता है बेटा। तो आपकी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पक्का बैठती है। बात समझ में आई? सेकेंड वन, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है बेटा, देखो अगर शॉर्ट रन में दिमाग में है ना पैसा कमाना है, तो कस्टमर को एक्सप्लॉइट कर दो उठाकर। 5 रुपए की चीज 500 में बेच दो, डुप्लीकेट चीज बेच दो, नुकसान कर दो कस्टमर का, सब ओके। लेकिन अगर आपको रियलिटी में लगता है ना कि आपका बिजनेस में लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, मतलब आज आप 25 साल के और आपने बिजनेस स्टार्ट किया और आपको पता है जब तक मैंने जिंदा रहना है इसी दुकान पर बैठे रहना है, चाहे मैं 50 साल तक जिंदा रहूं चाहे मैं 60 साल तक जिंदा रहूं, अगर इतना लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट है आपका बेटा, तो यकीन मानना ऐसा आप तभी कर सकते हो जब सोसाइटी आपसे सेटिस्फाइड होगी। इट इज ओनली द सेटिस्फाइड कस्टमर हु नॉट ओनली लीड टू द रिपीट सेल्स बट ऑल्सो गिव पॉजिटिव फीडबैक टू द अदर। बेटा वो सेटिस्फाइड कस्टमर ही है जो खुद तो बार बार आने वाला है आपकी दुकान पे, 10 और को बताएगा इस दुकान से सामान बहुत अच्छा मिलता है, यहां से लिया करो, रीजनेबल प्राइस पे देते हैं, डुप्लीकेट नहीं देते, बिल्कुल जेन्युइन चीज मिलती है यहां पर। बेटा अगर लॉन्ग रन में कमाने का मोड है ना, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। रीजनेबल मार्जिन में बेचना पड़ेगा, कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं बेचना, हमेशा ट्रुथफुल रहना है, हर चीज में अच्छा रहना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो आप कस्टमर के लिए, तो बेटा कस्टमर आपको पॉजिटिव फीडबैक खुद देगा ही देगा, 10 और को देने वाला है पॉजिटिव फीडबैक। लॉन्ग रन में कमाने का मोड है तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करके ही कमा सकते हो। और बेटा अगर एक बार डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेच दिया तो 100 के आगे गाएगा, वो डुप्लीकेट दिया था, 100 के आगे गाएगा, बहुत लूटता है दुकानदार ये। क्या होगा बेटा? खाली हो जाएगी दुकान 2 साल के अंदर अंदर। ठीक है ना? लॉन्ग रन में कमाना है तो सोसाइटी को सेटिस्फाई करके कमा सकते हो। पक्की बात? दोनों बात समझ आई? जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, एंड सेकंड वन इज लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। ओके, थर्ड वन इज अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, बेटा देखो एक बात को समझ लो, अगर आप गवर्नमेंट की रेगुलेशन से बचना चाहते हो, अच्छा पहले एक बात बताओ, कोई बिजनेस चाहता है कि गवर्नमेंट आए और मेरे बिजनेस में इंटरफेयर करे? कोई भी बिजनेस चाहता है कि गवर्नमेंट अगर मेरे बिजनेस में इंटरफेयर करे? कोई भी नहीं चाहता। नो बिजनेसमैन एक्सेप्टेड, कोई भी नहीं चाहता होगा ना कभी। बेटा देखो क्योंकि क्या होता है, देखो अगर एक डीएम रेड करता है ना तो 35 इंस्पेक्टर प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल रेड में, 35 इंस्पेक्टर। आप समझ सकते हो बेटा कितना लॉस हो जाएगा आपका। देखो एक सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप चाहते हो कि गवर्नमेंट आपके बिजनेस से बहुत दूर रहे, बिजनेस रेगुलेशन आपके ऊपर कोई ना है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन कोई ना है, बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो आप अपनी मर्जी से फॉलो कर लो, वरना गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जानती है कि कैसे कराई जाती है। मैंने पहले भी शायद इसकी बात करी है एक बार। बेटा आज आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हो, मान लो आप पंजाब में एक मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हो और ड्रग सप्लाई कर रहे हो मेडिकल स्टोर की आड़ में, बेटा अगर गलती से भी गवर्नमेंट ने इंटरवेन कर लिया ना वर्किंग में, तो आप समझ नहीं सकते, आपको 4 नुकसान एक दम में हो जाएंगे। सबसे पहली बात, आते ही लाइसेंस कैंसिल, एक रेड होते ही लाइसेंस गया, इम्प्रिजनमेंट जेल अलग हुई, फाइनेंशियल लॉस अलग हुआ, और बेटा एक चीज जिसको कैलकुलेट कभी नहीं कर पाओगे, रेप्यूटेशन लॉस विच इज इमेजरेबल, मेजर नहीं कर पाओगे कभी, इतने नुकसान हो जाते हैं एक गवर्नमेंट की रेगुलेशन से।
इसलिए बेटा अपनी मर्जी से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करो विलिंगली, वरना गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जानती है कि कैसे कराई जाती है। बात ओके, समझ आई बात? 3 हेडिंग ओके। 4th हेडिंग क्या है? कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी होगा, ये नहीं करना। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द बिजनेस। ठीक है, अभी एक बात करते हैं बेटा, बाबू बोलता है बिजनेस तो कर ही सकता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल, आपके पास रिसोर्सेज की कहां कमी होती है? रिसोर्सेज 3 तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, सारी एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग वगैरह, और ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉइज। कहता है आपको क्या दिक्कत है, आपके पास तो रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है, आप तो मिनटों में कर सकते हो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल। रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 1 लाख एम्प्लॉय काम करते हो और वो सबको कह दे एक एक ट्री प्लांट कर दो, तो बेटा एक सिंगल सेकंड में 1 लाख ट्री प्लांट हो जाएंगे। 1 लाख। कभी सोचा है बेटा बिजनेस के पास रिसोर्सेज की कहां कमी है? आप तो कर ही सकते हो ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल। अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, क्या नहीं कर सकते वो? वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, इस फील्ड में एक अवार्ड होता है नोन एज पीकॉक अवार्ड, 10 साल से रिलायंस लेके जा रहा है। ठीक है जी, इस फील्ड में भी एक अवार्ड होता है, ठीक है, जो एनवायरमेंट पॉल्यूट नहीं करते और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल वगैरह करते हैं, उनके लिए अवार्ड होता है। ठीक है जी, बात ओके। नेक्स्ट हेडिंग इज कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटीज। बड़े काम की बात बताता हूं बेटा, कई बार क्या होता है आप सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते ना अपने लिए कोई अपॉर्चुनिटी बना जाते हो और उसमें ही कमाना शुरू कर देते हो। ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊंगा और आप समझने की कोशिश करना। ठीक है बेटा, मेरा फ्रेंड ना एक ऐप डेवलप कर रहा है, ठीक है, और मैं हमेशा एग्जांपल देता हूं इस चीज का। ठीक है, एक सोसाइटी की हमारी प्रॉब्लम है, देखो जो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं ये बहुत ठीक होते हैं बंदे, ठीक है, डाउन टू अर्थ होते हैं। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ये भी बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। ये बीच के लोग ना बहुत गड़बड़ करते हैं, और ये 90% लोग हैं दुनिया के। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेंगे ना दिमाग चढ़ जाएगा, और ये बहुत गड़बड़ करते हैं बेटा। ठीक है ना, मैं हमेशा बोलता हूं बड़ा ऑफिसर बदतमीज नहीं होता। डीएम और एसएसपी से हाथ मिलाना, हाथ ऑफर करना, हाथ मिलाएगा, यू आर अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ अ सिटी, पक्का हाथ मिलाएगा आपसे। आप हाथ ऑफर करके देख लेना। इंस्पेक्टर, हवलदार, ये बहुत गड़बड़ करते हैं, पता है आपको, बहुत अच्छे से पता है, बीच के लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। ठीक है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी बदतमीज नहीं होता और बहुत बिल्कुल नहीं पढ़ा लिखा वो भी बदतमीज नहीं होता, बीच वाले बहुत गड़बड़ करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूं, हमारे सबके साथ कॉमन प्रॉब्लम है बेटा। इलेक्ट्रीशियन की हेल्प चाहिए, कोई फॉल्ट हो गया, कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है, आप एक चक्कर काटते हो, वो बोलता है मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, आप दूसरा चक्कर काटते हो, मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। ये बहुत गड़बड़ करते हैं, इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर टाइप लोग बहुत गड़बड़ करते हैं। ठीक है, मानते हो सबके साथ प्रॉब्लम है, ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, सबके साथ है प्रॉब्लम। बीच के लोग हैं ना बहुत गड़बड़ करनी है इन्होंने। बेटा अब उसने सोसाइटी की प्रॉब्लम को एनालाइज किया, ठीक है, अब वो एक ऐप डेवलप कर रहा है जिसमें ऑल ओवर इंडिया हर इलाके से उसने कहीं कहीं प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के कॉन्टैक्ट नंबर लिए, इकट्ठे करे। ठीक है, आज की तारीख में वो ऐप लगभग 50 to 60% कंप्लीट है बेटा। कुछ टाइम में वो रन करेगी ऐप। अब उसमें क्या होगा, आपने सिटी सेलेक्ट करी, सहारनपुर एरिया सेलेक्ट करा बेटा, उस एरिया में 5-5, 7-7 प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के नंबर है। देखो थी ये सोसाइटी की प्रॉब्लम, उसने इसको अपॉर्चुनिटी बना दिया। कई बार क्या होता है बेटा, जो सोसाइटी की प्रॉब्लम होती है आप उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखते हो, आपको उसमें भी बिजनेस दिखाई देता है। आपने सोसाइटी का भला सोचा, आप किसी से पेमेंट नहीं ले रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उसको पेमेंट मिल ही जाएगी। ठीक है जी, बात ओके, समझ आई बात? अब 8th हेडिंग और पढ़ेंगे, 5 मैंने पढ़ ली, 8th हेडिंग और पढ़ लो, 6 हेडिंग हो जाएंगी, ओके हो जाएगी। 8th हेडिंग क्या है बेटा? होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सोशल प्रॉब्लम्स। बाबू देखो एक बात सुन लो, कई प्रॉब्लम ना क्रिएट करने वाला बिजनेस है, स्टार्ट ही बिजनेस से हुई है, क्योंकि आपसे स्टार्ट हुई है, खत्म कौन करेगा? आप ही करोगे, आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि शुरू आपने किया है। मैं बताता हूं बहुत सारी बातें आपको। फर्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल्स और मेल्स में डिस्क्रिमिनेशन, फीमेल्स की सैलरी कम, मेल्स की ज्यादा, या डिस्क्रिमिनेशन ऐसा भी हो सकता है फीमेल्स के वर्किंग आवर कम, मेल्स के बहुत ज्यादा। आपने स्टार्ट किया डिस्क्रिमिनेशन, खत्म कौन करेगा? आप। पॉल्यूशन, ये कहां से स्टार्ट हुआ है? सारी फैक्ट्रीज, बिजनेस ने स्टार्ट किया पॉल्यूशन, खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी? आपकी। नहीं किया बिजनेस ने स्टार्ट, आप ही ने तो करा स्टार्ट।
मानते हो ना? ब्राइब्स, रिश्वतें किसने स्टार्ट करी? बिजनेस। अगेन बिजनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रॉब्लम। खत्म कौन करेगा? आप। बेटा कई सोसाइटी की प्रॉब्लम स्टार्ट ही बिजनेस से हुई है। जब स्टार्ट बिजनेस ने करी है तो खत्म कौन करेगा? बिजनेस ही तो करेगा। दिस इज होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सोशल प्रॉब्लम्स। समझ आए? 6 के 6 आर्ग्यूमेंट इन फेवर। समझ आए? चलो अब अगेंस्ट पढ़ते हैं बेटा। अगेंस्ट है 4 हेडिंग। यस, दरवाजा खोलिए भाई। अगेंस्ट है 4 हेडिंग, ठीक है? पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है जी। अब ये बड़े काम की बात है, इसको बड़े ध्यान से समझना, ठीक है? अगेंस्ट वाले आर्ग्यूमेंट बहुत काम के हैं और समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मैं एक बात बोलता हूं, कहता है एनी सिंगल टॉक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कहता है अगर आप एक भी बात करते हो ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बिल्कुल और बिल्कुल खिलाफ है। अगर आप एक भी बात करते हो, क्योंकि आप बात समझो, अगर आप बोलते हो ना बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करानी है, चाहे प्लांटेशन ऑफ ट्री क्यों ना कराना है, बेटा इसके लिए पैसे लगते हैं। आपने पैसे कमाए एक साल में 10 लाख, ठीक है? बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपने पैसे कमाए 10 लाख, ठीक है? आप कह रहे हो 1 लाख ट्री प्लांट कराऊंगा और मान लो आपको 1 रुपए में मिल रहा है एक। कितने रुपए खर्च हो गए? 1 लाख। प्रॉफिट क्या आ गया? 9 लाख। कहता है एनी सिंगल टॉक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई भी बात कर लो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, फ्री में होती है क्या? प्लांटेशन ऑफ ट्री फ्री में हो जाता है? पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट फ्री लगते हैं क्या? बेटा एक भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री में तो नहीं होती, कहीं ना कहीं उसके लिए पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है? सेकेंड वन इज बर्डन ऑन कंज्यूमर। अब ये बात बता दूंगा, दिमाग की नसें बढ़ जाएंगी आपकी। बेटा एक बात बता देता हूं, जो भी कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है ना, अल्टीमेटली बर्डन हम सह रहे हैं उसका, कोई और नहीं सह रहा, कंज्यूमर ही सह रहा है। डोमिनोज बहुत अच्छा लगता है बेटा, पेपर बैग देता है, प्लास्टिक बैग नहीं देता, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है, कैरी बैग के 10 रुपए आपसे ले लेता है। बर्डन किस पे है? उसके ऊपर बर्डन है, हमारे ऊपर बर्डन है, ठीक है? पीएनजी के ऐड देखे कभी? पीएनजी, आप हमारा एक प्रोडक्ट खरीदे, हम 1 रुपए बच्चे की शिक्षा की ओर लगाएंगे, सुना है? ऐड आता है, आपको क्या लगता है अपनी जेब से? एमआरपी में 1 रुपया ऐड हो गया होगा, क्या दिक्कत है? अल्टीमेटली वी आर फेसिंग द बर्डन ऑफ दैट। बेटा आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हो ना, बर्डन उसका कंज्यूमर पे ही है। जो भी कंपनियां कुछ भी अच्छा कर रही हैं बेटा, पैसे कंज्यूमर से ही निकाले जाने उसके, कंपनी कुछ नहीं देती जेब से, ठीक है ना? बात समझ में आई? थर्ड वन, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। लो बड़े काम की बात बेटा, देखो अभी हमने एक हेडिंग पढ़ी थी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द बिजनेस, ठीक है? कि बिजनेस के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, चाहे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज है, बिजनेस के बाद बहुत एक्सटेंट में, ठीक है? तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर सकते हो, वो फेवर की बात है। अगेंस्ट की बात सुन लो, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। बेटा एक बात बताओ, जब आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आपकी ट्रेनिंग डेवलपमेंट होती है, ट्रेनिंग किस चीज से रिलेटेड होती है? बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कभी सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रेनिंग दी गई किसी ने आपको? बिजनेस में कोई जॉब करता है, क्या उसको यह सिखाया जाता है सोसाइटी में प्रॉब्लम हो तो कैसे रिजॉल्व करनी है? नहीं बेटा, उसको तो यह सिखाया जाएगा आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, अच्छा आपसे ये सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, बिजनेस में ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसका सॉल्यूशन ये है। बेटा वो ट्रेंड हुए होते हैं बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। कई बार सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्किल्स चाहिए वो नहीं है बिजनेस के पास। हो सकता है रिसोर्सेज हैं पर सोशल स्किल्स की कमी है, इसलिए नहीं कर सकते वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल, इसलिए ये आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है, ठीक है ना? बात समझ में आती है? ठीक है। एंड लास्ट वन इज लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। बेटा आज करने चल दो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल, सब पीछे हट जाएंगे, आप अकेले रह जाओगे। भगवान ना करे, मैं बोलता हूं अभी इसी चौक पर एक एक्सीडेंट हो जाए, बेटा आधे से ज्यादा लोग वीडियो बना रहे होंगे बजाय इसकी कि हेल्प कर दें। दिस इज लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने चल देते हो ना बेटा, कभी पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलता, मिलेगा भी नहीं, ठीक है। जो कि है रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब रियलिटी क्या है, अब रियलिटी की बात कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट फेवर में भी पढ़ लिए,
अगेंस्ट भी पढ़ लिया। अब ये देखते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, और हो रही है तो क्यों हो रही है, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। ठीक है, चलो वैसे आपको एक बात बताता हूं, हो रही है, बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, पर बेटा डर है कहीं ना कहीं, मतलब विलिंगनेस नहीं है, डर की वजह से हो रही है, और डर बहुत सारे हैं। सबसे पहला डर, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। पब्लिक रेगुलेशन अगेन मींस गवर्नमेंट रेगुलेशन। डर किसका है? गवर्नमेंट का डर मंडरा रहा है, बिजनेस में इंटरवेन ना कर जाए, वो 4 नुकसान ना दे जाए। याद है अभी 4 नुकसान की बात करी मैंने, वो डर की वजह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो रही है। बेटा देखो, क्योंकि कोई भी बिजनेस कभी नहीं चाहेगा कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हमारे बिजनेस में हो और हमारी रेप्यूटेशन का लॉस हो, हमारे फाइनेंशियल लॉसेस हो, कोई नहीं चाहता। इसलिए बेटा बहुत सारे बिजनेस हाउसेस कर रहे हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल, लेकिन विलिंगनेस नहीं है बेटा उनके अंदर, थ्रेट है, डर है, डर के वजह से फुलफिल कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड वन इज प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। ठीक है ना। अब बेटा दूसरा डर किसका है? अब बेटा दूसरा डर है अपनी लेबर का। देखो अभी हमने वर्कर के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी, क्या क्या होती थी? से वर्किंग एटमोस्फेयर दे, वर्किंग कंडीशन दे, टाइम पर फेयर वेजेस एंड सैलरी दे, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज दे, यही सब बात करी थी। बेटा आज की तारीख में हम ये सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हैं और हर बिजनेस हाउस कर रहा है। पता है क्यों? डर है, प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट। किस चीज का डर है आपको पता है? बेटा आज की तारीख में हर बिजनेस हाउस में लेबर यूनियन रहती है। अरे कभी देखी नहीं क्या मूवीज पुरानी? एक लीडर होता है लेबर का, बोल देता है स्ट्राइक, सब स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। देखिए मूवीज, वही है बेटा, लेबर यूनियन, लेबर का लीडर होता है। बेटा अब दिमाग में ना आपके डर है, आप वर्कर को सेफ वर्किंग एटमॉस्फेयर क्यों दे पा रहे हो, या बेटा उसको टाइम पर वेजेस एंड सैलरी क्यों पे कर रहे हो? आपके दिमाग में डर है, अगर गलती से स्ट्राइक पर बैठ गए तो, 10 दिन स्ट्राइक ना खुली तो बिजनेस का कितना नुकसान, ना होगा प्रोडक्शन, ना होगी सेल, खाली बैठ जाएंगे हम तो 10 दिन में। बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से सोचो जो बहुत बढ़िया पैसा कमाती है, 100 करोड़ 200 करोड़ 400 करोड़ 1000 करोड़ कमाने वाली ऑर्गेनाइजेशन में 10-10 हजार करोड़ कमाने वाली भी ऑर्गेनाइजेशन है। 10 दिन के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाए, आपको पता है लॉस कितना हो जाएगा? सोच कर देख लो, जो ऑर्गेनाइजेशन 10,000 करोड़ कमाती हो एवरेजली रोज के 30 करोड़ रुपए 10 दिन के लिए बंद हो जाए, समझ में आ रहा है लॉस कितना हो सकता है? बेटा डर है आपके दिमाग में, इसलिए आप उनके लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हो। प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट, समझ आई बात? थर्ड वन, इंपैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। बड़े काम की बात बाबू, आज का कंज्यूमर बड़ा कॉन्शियस हो चुका है। अब आप इस वजह से कंज्यूमर के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो। याद है आपको मैंने एक बात बोली थी, बी ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग। लो दिखाता हूं क्या होता है बीइंग ट्रूथफुल इन एडवर्टाइजिंग। मेरी तरफ देखना बेटा, एक ना एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देता है और बहुत पावर देता है। ठीक है, लो मैं पावर की बात ही कर देता हूं बहुत जल्दी से। पावर क्या है? 1986 ने इतनी पावर दे दी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने कंज्यूमर को, कि बात बात पे करोड़ों रुपए कंज्यूमर को दिलवा देती हैं। एक कंपनी हुआ करती थी बेटा, मैच बॉक्स बनाती थी, ठीक है, और मैचेस बेचती थी, माचिस की तिलियां बेचती थी, ठीक है, 1 रुपए में एक डब्बी। और बेटा गारंटी लेती थी कि हमारी हर मैच बॉक्स में 100 मैच स्टिक है, ठीक है, 100 माचिस की तिलियां हैं, ठीक है। कंज्यूमर वेला पूरा बंडल मंगाकर बैठ गया, ठीक है, गिननी शुरू, पहला गिना 99, दूसरा गिना 98, तीसरा गिना 100, कुछ 2-4 में 100 निकल गई, बाकी किसी में 100 नहीं निकली। उसने उठाकर कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर दिया, ठीक है, 1 रुपए के पीछे उसको 1 करोड़ की पेनल्टी मिली। लो दूसरा एग्जांपल, कितना कंज्यूमर कॉन्शियस हो चुका है। 1986 से पहले एक ऐड दिखा रहा हूं आपको। ऐड मतलब क्या बोलूं मैं, जर्म्स बिफोर यूजिंग, किसी भी कंपनी का नाम ले लो, डेटॉल का नाम ले लो, या बेटा डैंड्रफ बिफोर यूजिंग सनसिल्क, ठीक है। लो ये जर्म्स है, बिफोर यूजिंग कोलगेट, या बेटा बिफोर यूजिंग डेटॉल, या बात कर लो डैंड्रफ है बिफोर यूजिंग सनसिल्क, आफ्टर यूजिंग सनसिल्क, आफ्टर यूजिंग डेटॉल, या आफ्टर यूजिंग जो भी बात कर लो कोलगेट, बेटा ये गायब कर देते थे, कुछ नहीं आता था, कुछ नहीं, प्लेन। केसेस हुए इन सबके खिलाफ, ये केसेस हारे हैं सब के सब। फिर क्या हुआ? दे आर नाउ बीइंग ट्रूथफुल इन देयर एडवर्टाइजिंग। बताओ, डेटॉल भी जम छोड़ने लगा, कोलगेट भी जम छोड़ने लगा। आपको लगता है ये कभी ट्रूथफुल होना चाहते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग में? कोई नहीं होना चाहता यार, डर है, क्योंकि कंज्यूमर बहुत कॉन्शियस है।
आज की तारीख में कंज्यूमर नहीं है कॉन्शियस, बहुत कॉन्शियस है भाई, उसको सब कुछ पता है कैसे किसी कंपनी को डराना है, धमकाना है। कंपनियां डर के रहती हैं बहुत। किसी को सुनने देखा आज की तारीख में 100% कोई टर्म नहीं, टीवी ऐड देते 99.99% जम्स क्लियरेंस या 99.99 ही आएगा वर्ड, कभी 100% बोल के दिखा दे मान जाऊंगा मैं। डर है दिमाग में क्योंकि कंज्यूमर बहुत कॉन्शियस है। बात की है, इतनी बात ओके हुई, समझ आई बात, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग क्या है बेटा? ना ये नहीं करना, नेक्स्ट हेडिंग बताना। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन। और एक लास्ट हेडिंग बिल्कुल सिमिलर है, मैं आपको बात बताऊंगा। लास्ट हेडिंग क्या है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास। लो अब एक बात समझ लो बेटा, देखो आज की तारीख में आप 11th क्लास में हो, ठीक है, और इस फील्ड की बिजनेस स्टडीज की प्रोफेशनल और मैनेजरियल क्लास कौन सी है? वो एमबीए की डिग्री है, पीबीए, और वो एमबीए की डिग्री है, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं बेटा देखो, आज से ही आपका माइंड मेकअप करना इन्होंने क्या शुरू कर दिया कि आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ देखो, आपका माइंड मेकअप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अभी आप कौन सी क्लास में? सिर्फ 11th में हो, ठीक है ना, पहले साल बिजनेस पढ़ रहे हो, पहले ही साल में चैप्टर पढ़ रहे हो, ठीक है। एमबीए में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग से बुक है और क्यूरिकुलम का कंपलसरी पार्ट है। कोई भी फील्ड में एमबीए कर लेना वो कंपलसरी है, ठीक है बेटा। देखो आज की तारीख में चाहे वो आप हैं, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लास है, दोनों को ना एक बात सिखा के डेवलप कर रहे हैं कि कल को अगर आप कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर भी अपॉइंट होते हो ना, तो हमेशा अपने बिजनेस को क्या सिखाना है आपने? ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, पर कहीं ना कहीं आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी है, इसके बिना भी काम नहीं चलेगा बेटा। एक बात और समझ लो, देखो आपको लगता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करना या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हैं? नहीं बेटा, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये इससे पहले वाली हेडिंग में लिखा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं बेटा। ये एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप रियलिटी में बहुत प्रॉफिट कमा सकते हो अगर सोसाइटी आपके साथ खड़ी है तो। अगर आप सोसाइटी के बेस्ट पार्ट जो कस्टमर है उसको हमेशा सेटिस्फाई रखोगे ना, बहुत पैसे कमाने वाले हो आप, ठीक है ना बेटा। ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ ना होकर कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के, समझ आई बात? टॉपिक खत्म हो जाता है यहां पर। टाइप्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट हो रहा होगा टॉपिक। 4 तरीके की है, इकोनॉमिक, लीगल, एथिकल और डिस्क्रिशनरी, ठीक है। इसमें से एक कंपलसरी है और 3 आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, पूरी करनी है कर लो, नहीं करनी नहीं करो, ठीक है। करते हैं बात एक एक करके। सबसे पहले इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं बेटा। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब किससे रिलेट करेगी? मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ, किससे रिलेट करेगी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी? प्रॉफिट से, पैसे से रिलेट करेगी बेटा। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है जब भी आप कोई गुड्स एंड सर्विस बनाओ तो उसको रीजनेबल मार्जिन पर बेच दो, कम से कम प्रॉफिट कमाओ। मैं आपसे पूछता हूं, इसको फॉलो करना कंपलसरी है या ऑप्शनल? अरे मेरी तरफ देखो, बताओ। कंपलसरी, गैस ही करना है, मैंने कब कहा कि आप एक आंसर एक्यूरेट बताने वाले हो? कंपलसरी या ऑप्शनल? यार बोल तो दो, इतने न्यूट्रल क्यों हो जिंदगी में, है? ऑप्शनल है भाई। ऑडी फुलफिल करती है, रीजनेबल मार्जिन में बेच देना। 20 लाख की बेच दे, क्यों बेच रहा है 1 करोड़ की? रॉयल एनफील्ड को कह दो रीजनेबल मार्जिन पे ही बेच, क्या कर रहा है, इतने की पैसे कमा रहा है। हार्ले डेविडसन क्यों 16-16 लाख की बाइकें बेच रहा है भाई, 10 की बेचना है यार। बेटा इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना, इट इज अप टू यू। करना है कर लो, नहीं करना ना करो, कोई आपसे जबरदस्ती करा नहीं सकता, समझ आई बात? सेकेंड वन इज लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा ये होता है लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना, जिस भी जगह पर आप जा रहे हो या जिस भी जगह पर आप रह रहे हो, ये फॉलो करना कंपलसरी होगा कि नहीं? बेटा पक्का होगा। लॉ ऑफ द लैंड फॉलो नहीं करोगे बेटा, पेनल्टीज है और पनिशमेंट्स हैं बहुत तगड़ी, ठीक है ना। ये तो फॉलो करना सबके लिए कंपलसरी है। थर्ड वन इज एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा एथिक्स क्या होते हैं? मोरल वैल्यूज, ठीक है ना। जो इथिक्स क्या होता है? मोरल वैल्यूज, जिनके थ्रू आप डेवलप हुए आपके संस्कार, ठीक है। अब बेटा देखो, ये भी हर एक इंसान के अलग है और कोई अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है, कोई नहीं भी करता। जस्ट लाइक शोइंग अ फीमेल कैंडिडेट इन अ मेल प्रोडक्ट एड, कितना को ठीक है?
मेल डिओड्रेंट का ऐड है, पाउडर का ऐड है, आप क्या कर रहे हो, फीमेल कैंडिडेट शो कर रहे हो, आपके एथिक्स अपने हैं, लोगों के अपने हैं। करनी है कर लो, नहीं करनी ना करो, आप अपने एथिक्स दिखाते रहो दुनिया को, ठीक है ना। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के झगड़े ऐड में, सास बहू के झगड़े दिखाते रहो। दिस बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द सोसाइटी एट ऑल, ठीक है ना, ये आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है बेटा, इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। एंड लास्ट वन, नाम ही ऐसा है डिस्क्रिशनरी, ये तो बिल्कुल ही डिस्क्रिशन है आपकी, ये खुद अगेन ऑप्शनल है, नाम ही ऑप्शनल ऑप्शन डला हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि बेटा चैरिटेबल ट्रस्ट को कंट्रीब्यूट करना, रिलीजियस ट्रस्ट को कंट्रीब्यूट करना, या बेटा अनाथ बच्चों के लिए पैसे देना, या विधवा आश्रम में पैसे देना, या बेटा गवर्नमेंट की प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करना, इट इज टोटली ऑप्शनल, आपकी मर्जी है, जबरदस्ती तो कोई नहीं करा सकता ना आपसे कि आप पैसे तो कंट्रीब्यूट करने ही पड़ेंगे तेरे को, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपने आप में डिस्क्रिशन है आपकी, करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहो तब भी कोई दिक्कत नहीं, कोई करा नहीं सकता आपसे, ठीक है जी। बात ओके, इतनी बात में कोई समस्या तो नहीं, पक्का बिल्कुल ओके है, बढ़ जाएं आगे। बेटा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है पॉल्यूशन। प्लीज मेरे से इस बात की उम्मीद मत करना मैं एयर पॉल्यूशन, आपको लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन पढ़ाने वाला हूं, ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं छूंगा, ठीक है। मैं हाँ एक टॉपिक जरूर कवर कर लूंगा, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है, एक टॉपिक जरूर कवर कर देता हूं आपको, नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। दो ही टॉपिक हैं, एक तो पॉल्यूशन के टाइप, बेटा ये किसी भी स्कूल में किसी भी एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है, छोड़ देना चाहिए। और अगर नहीं भी अगर छोड़ के गए भी और पेपर में आ भी गया, मेरे को इतना भी पता यार ये तो लिखा जाएगा यार, ठीक है ना। अगर हम ये नहीं लिख सकते आज की तारीख में, बस बेटा फिर 11th में होने का कोई फायदा भी नहीं है, ठीक है ना। चलो नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल की जरूरत क्या है, अब ये समझने की कोशिश करना बहुत आराम से, ठीक ठाक टॉपिक है, ये भी पेपर में आ सकता है। और इसके बाद हमारा एक ही टॉपिक बचता है, टोटल अब से लेकर 15 मिनट का पार्ट हमारा, ठीक है जी। चलो सबसे पहली बात है बेटा, क्या हेडिंग है इसमें, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स। लो जी करते हैं बात, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स। बेटा आपको पता है पॉल्यूशन कंट्रोल की पहली जरूरत ही यही है बाबू, रिडक्शन ऑफ हेल्थ हैजार्ड्स। बहुत सारी बीमारियां अकेले पॉल्यूशन की वजह से, बहुत सारी बीमारियां, चलो करते हैं कुछ की बात। लंग डिजीजेस, जितनी भी लंग डिजीजेस है सब पॉल्यूशन जिम्मेदार है। सांस की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है लोगों को, मानते हो ना ये बात को। स्किन डिजीजेस, आई फ्लूज, हर एक चीज के लिए पॉल्यूशन जिम्मेदार है। स्किन के कैंसर तक पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स देखते हो ना, दिल्ली में क्या हालत हो गई, 300 के पार, 400 के पार पड़ा हुआ है। तो बेटा अकेले कई चीजों के जिम्मेदार पॉल्यूशन है, इसलिए पहली जरूरत है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की, अगर आप सच में क्वालिटी लाइफ जीने का मकसद रखते हो। वैसे आपको एक और बात भी बता देता हूं, चलो आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी। चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग। अगर आप उस सिटी में रहते हो, आपको पता है आपके शरीर के अंदर कितना पॉल्यूशन जाता है। मतलब अगर आपको कोई ऐब नहीं है और आप बीजिंग में रह रहे हो, तो जितना 2 डिब्बी सिगरेट पीने से जाता है उतना जाता है, 20 सिगरेट के बराबर का धुआं आपके अंदर जाता है। हमारी सिटी का हाल भी कम नहीं है, घबराओ ना, मैं एक एक करके आ रहा हूं। दिल्ली 15 सिगरेट के बराबर एक दिन में, अगर आपको कोई ऐब नहीं है तब है ये कहानी। सहारनपुर 10 सिगरेट के बराबर। ये तब हाल है जब कोई ऐब नहीं है, गलती से ऐब पाल लोगे तो आपको पता है आपकी लाइफ कितनी है बेटा। समझ पा रहे हो बेटा, क्या जरूरत है आज की तारीख में पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की। हमें क्वालिटी लाइफ नहीं जी सकते बेटा। एक होता है जीना, एक होता है काटना, काट ही रहे हैं बेटा अगर यही हाल चलते रहे तो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़े। सेकेंड हेडिंग इज रिड्यूस द रिस्क ऑफ लाइबिलिटी। चलो रिड्यूस द रिस्क ऑफ लाइबिलिटी कहता है अगर लाइबिलिटी से बचना है तो भी पॉल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा। कौन सी लाइबिलिटी से बचने की बात हो रही है यहां पर बेटा? देखो, अगर आप पॉल्यूशन कर रहे हो, आप एक बिजनेस एंटरप्राइज हो, प्लांट एंड मशीनरी चल रहे हैं और बेटा पॉल्यूशन हो रहा है रेगुलर, आपने कोई पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट नहीं लगा रखा अपनी फैक्ट्री में, क्या होगा बेटा? कहीं ना कहीं रेड होगी, कहीं ना कहीं बेटा पेनाल्टीज, आपसे लाइबिलिटीज निकलवाई जाएंगी। आप हमारे व्हीकल के हाल ही सोच लो, अगर हमारे पास एंटी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होता या पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं होता व्हीकल का, क्या होता है बेटा? भरते नहीं चलान, हम आरटीओ में भरते नहीं क्या चलान?
पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, सेम बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। अगर आपने कोई प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल कराया है तो आपको सबसे पहले पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है कि ये पॉल्यूशन नहीं कर रहा, एंटी पॉल्यूशन है ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है बेटा रेड होगी ऑब्वियसली बात है, आप पेनाल्टीज भरोगे और आपकी ये पेनाल्टीज बेटा कुछ हजारों में नहीं कुछ लाखों में रहती हैं। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ये आपका व्हीकल नहीं है जो थोड़ा बहुत पॉल्यूशन करेगा, ये प्लांट एंड मशीनरी है जो सोसाइटी खराब कर देते हैं। समझ आई बात? तो बेटा अगर लाइबिलिटी से बचना है तो भी पॉल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा। थर्ड वन इज कॉस्ट रिडक्शन। लो कौन सी कॉस्ट रिडक्शन की बात करता है? देखो एक बात समझो बाबू, अगर आपने पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट नहीं लगाया, ठीक है, और आप चला रहे हो एक प्लांट एंड मशीनरी, अब क्या होता है बेटा, आपको दो तरीके की कॉस्ट आती है। कौन सी कॉस्ट आती है? कॉस्ट ऑफ क्लीनिंग द प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी को क्लीन करने की कॉस्ट आती है, और एक और कॉस्ट आती है बेटा कॉस्ट ऑफ डिस्पोज ऑफ द वेस्ट। जो भी वेस्ट जनरेट कर रहा है प्लांट एंड मशीनरी उसको डिस्पोज ऑफ कराने की कॉस्ट। देखो एक बात बताता हूं, ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट इकट्ठा करती रहती है, जब एक ट्रक के बराबर वेस्ट हो जाती है तो एक ट्रक बुलाया जाता है, वेस्ट सारी लोड कराई जाती है, शहर के आउटस्कर्ट में ले जाया जाता है, जंगलों में जाकर वेस्ट को दबा दिया जाता है। यही किया जाता है। कहीं ना कहीं बेटा खर्चा तो आ ही रहा है आपको उसका कुछ ना कुछ, और एक बार बार प्लांट को क्लीन करना पड़ रहा है, वो खर्चा आ रहा है डेली बेसिस पे, ठीक है। और अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा दोगे बेटा दोनों खर्चों से बच जाओगे, ना तो वेस्ट इतनी जनरेट होगी, ना तो बार बार प्लांट को क्लीन करना पड़ेगा, ना ही उसके डिस्पोज ऑफ की आपके ऊपर कोई कॉस्ट आने वाली है। बात समझ में आई बेटा? हम बात कर रहे थे थर्ड हेडिंग की, ठीक है। थर्ड हेडिंग क्या है? कॉस्ट रिडक्शन। बाबू अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट इंस्टॉल कराते हो तो दो तरीके की कॉस्ट आपकी बच जाती है। एक तो बेटा कॉस्ट बचती है आपकी डिस्पोज ऑफ कराने की, और एक कॉस्ट बचती है बेटा बार बार क्लीन कराने की प्लांट को। बेटा प्लांट उतनी वेस्ट नहीं जनरेट करता अगर पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगा हुआ है, ना ही बार बार सफाई करनी बेटा प्लांट की, ना ही डिस्पोज ऑफ की कोई कॉस्ट आने वाली है। लो मैं आपको दो चार एग्जांपल देता हूं, इस बात के ऊपर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में टिक जाएंगे। बेटा कभी सोचा शुगर मिल को देखा है? कभी किसी शुगर मिल को देखा है कभी चलते हुए? 6 महीने तक कॉन्टिन्यूस बंद नहीं होती। जिस दिन स्टार्ट होती है 6 महीने तक कॉन्टिन्यूस बंद ही नहीं होती, क्योंकि वेस्ट इतना जनरेट नहीं करती, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगे हुए हैं। क्या होता है बेटा? 6 महीने के बाद एक दिन के लिए बंद की जाती है, सफाई होती है, फिर अगले 6 महीने तक चलती है। चलो ये तो बहुत दूर का एग्जांपल हो गया। ट्रेन का इंजन देखा है? बंद नहीं होता, एक बार स्टार्ट होता है तो पता है, सोचा नहीं होगा कभी, आज सोच लो। ट्रेन का इंजन कभी बंद नहीं करते बेटा, एक बार स्टार्ट होने के बाद 1 साल के बाद, 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद बंद करते हैं, तब रिपेयर होता है, छोड़ देते हैं। एक ही बार बंद होता है। 12-12 घंटे का स्टॉपेज एक ट्रेन पे चलता रहेगा, कभी बंद नहीं किया जाता। अब इसका भी एक अलग वजह ही है, वजह अलग भी है लेकिन पॉल्यूशन से भी कहीं ना कहीं लिंक करता है। बेटा एक और भी वजह है, क्योंकि ट्रेन के 12 पिस्टन होते हैं ट्रेन के इंजन में, जिसको उठाने के लिए 1 लाख रुपए का डीजल चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप सेल्फ स्टार्ट करते हो तो ये 1 लाख रुपए का डीजल पी जाएगा, विच इज इक्विवेलेंट टू 12 आवर्स स्टॉपेज ऑन एनी स्टेशन। 12 घंटे का स्टॉपेज हो तब भी 1 लाख का ही डीजल लगेगा, और अगर एक बार स्टार्ट करोगे तो भी। इसलिए बेटा वो बंद ही नहीं करते, वो रीजन ये भी है, ठीक है। दूसरी बात है बेटा, पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट लगे हुए हैं तो वेस्ट इतनी नहीं निकलती कि बार बार क्लीन करना पड़े। इंजन एक मशीनरी तो है, बार बार क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बार बंद होता है, 9 महीने, 10 महीने, साल भर के बाद सफाई होती है, फिर रनिंग में वापस आ जाता है। क्लियर है? चलो बढ़े हम आगे। इंप्रूव्ड पब्लिक इमेज, शायद सेकंड लास्ट हेडिंग होगी। इंप्रूव्ड पब्लिक इमेज, बेटा पब्लिक के आगे इमेज सुधरती है। मैंने अभी बात बोला पीकॉक अवार्ड, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ रिलायंस 10 साल से पीकॉक अवार्ड लेकर जा रही है, तो आपके दिमाग में यहाँ बैठे बैठे क्या आ रही है उसकी इमेज? आप कहीं ना कहीं सोचते हो ना यार, अच्छा इतना अच्छा काम करता है रिलायंस, अच्छा इतनी बढ़िया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रहा है, अच्छा इतना पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहा है। तो बेटा कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज भी आपकी सुधरने वाली है, ठीक है ना। दिस इज अ नीड फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल। अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल कर रहे हो, आपकी इमेज भी तो सुधर रही है सोसाइटी की नजरों में। एंड लास्ट वन इज अदर सोशल बेनिफिट। अदर सोशल बेनिफिट, लो बेटा अदर सोशल बेनिफिट में एक तो वही बात लिखना क्वालिटी लाइफ की, बीजिंग दिल्ली और सहारनपुर का जो मैंने एग्जांपल दिया, तो वो बात है पक्का। दूसरी बात बेटा
अगर हम सर्दियां आते आते आप देखते हो विजिबिलिटी कितनी कम हो जाती है, हर सिटी में हो जाती है, दिल्ली में कुछ ज्यादा ही है, मीटर्स में रह जाती है विजिबिलिटी, ठीक है, मीटर्स में। आप खुद सोचने की बात है बेटा, क्या ये अकेला इसका सोल रीजन सर्दियां है क्या? नहीं बेटा, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। पॉल्यूशन बहुत हद तक इस चीज के लिए जिम्मेदार है। और एज वेल एज बिल्डिंग, ताजमहल क्या वैसा ही सुंदर है क्या जैसा था? बिल्कुल पीला पड़ चुका है बेटा, बिल्डिंग भी क्लीनर नहीं रह गई, पॉल्यूशन इतना नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम चाहते हैं क्लियर विजिबिलिटी, क्लीनर बिल्डिंग, क्वालिटी लाइफ स्पेंड करना, तो बेटा कहीं ना कहीं पॉल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये अदर सोशल बेनिफिट है, ठीक है, बात समझ में आई? चलो बढ़ो आगे, लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, 5 मिनट के अंदर अंदर इसको फिनिश करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात, एथिक्स वर्सेस लॉ। लो एक बात समझा देता हूं बेटा, मेरी तरफ देखना बेटा। एथिक्स और लॉ में क्या डिफरेंस होता है? दोनों हमें यह बताते हैं बेटा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बेटा। लेकिन लॉ तोड़ने के ऊपर पेनल्टी होती है बेटा, एथिक्स तोड़ते रहो कोई पेनल्टी नहीं है, ठीक है। दोनों का काम यही बताना है क्या सही है और क्या गलत है। इथिक्स तोड़ दोगे कोई पेनल्टी नहीं मांग सकता, लॉ तोड़ दोगे पक्का पेनल्टी चार्ज होगी। यानी कि मैं बोल सकता हूं ये हमेशा फ्लेक्सिबल होते हैं नेचर, और ये बेटा रिजिड होते हैं, ठीक है, बात समझ में आई? एक लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, एलिमेंट ऑफ बिजनेस एथिक्स। आ जाओ बेटा, एक बात बता देता हूं, ये समझने के एंगल से सबसे टेढ़ा टॉपिक, और 5 नंबर का यही आता है पेपर में। मैंने बोला ना 11 नंबर चैप्टर की वर्थ है, ये है वो 5 नंबर का टॉपिक। मुझे पेपर बनाना होगा, सिर्फ 11 नंबर का पेपर आएगा, यही आएगा। और मेरी जैसी सोच कम से कम 100 टीचर से मिलती होगी, उठाकर देख लेना फाइनल एग्जाम, यही 2 क्वेश्चन होंगे और कुछ नहीं आया होगा। चलो जी, खैर करते हैं बात। सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, ठीक है, यही है हेडिंग बेटा। एक बात समझने की कोशिश करना, जब भी आप चाहते हो बिजनेस एथिक्स फॉलो हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, आपने कुछ एथिक्स सोचे जो आप फॉलो कराना चाहते हो बेटा, सबसे पहले एक बात बता देता हूं। सबसे पहली चीज पता है क्या? टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट ले ले। क्योंकि बेटा देखो क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूं लीडर ऑलवेज लीड फ्रॉम द फ्रंट। अगर सच में आपका मूड है ना एथिक्स फॉलो, तो सबसे पहले आपको शो करना पड़ेगा आपके कंडक्ट में। टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट कर ले कि हम फॉलो कराना चाहते हैं। एक तरफ तो आपने बिजनेस एथिक्स बनाया, नो स्मोकिंग इन द प्रेमाइसेस, और एक तरफ यही बात टॉप लेवल आदमी सिगरेट लेके बोल रहा है, नो स्मोकिंग इन द बिजनेस प्रेमाइसेस। कोई करेगा फॉलो? कोई नहीं करेगा। सबसे पहली चीज है बेटा टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट करे उस चीज के लिए। आप कमिट रहोगे ना, पक्का सारी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूरी में फॉलो करने पड़ेंगे सब एथिक्स, ठीक है। सेकेंड वन इज पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। बेटा देखो एथिक्स बोलने में, बोलकर बताने में बहुत अंतर है। आपको सारे एथिक्स रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कराने हैं। क्या कह रहा है? पब्लिकेशन ऑफ अ कोड। यहां पर कोड का मतलब कोड ऑफ कंडक्ट से है, समझ में आई ना? लिखा हुआ है पब्लिकेशन ऑफ अ कोड, और आप देखोगे कोड इन्वर्टेड कॉमास में शायद। यहां पर कोड का मतलब कोड ऑफ कंडक्ट से है। कहता है पब्लिश कराओ, ओरल फॉर्म में ना रहे एथिक्स, रिटन फॉर्म में कन्वर्ट होने चाहिए, और सारे के सारे एम्प्लॉइज को दे दो बेटा, कम्युनिकेट कर दो ये एथिक्स हैं, ये फॉलो होने जरूरी है। समझ आई बात? थर्ड वन इज कंप्लायंस मैकेनिज्म। कंप्लायंस है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंप्लायंस, ठीक है बेटा। अब क्या होगा, देखो खाली किताब पे ना रह जाए वो, खाली वो पेपर ना रह जाए, फॉलो भी चेक करना है हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। और बेटा फॉलो चेक करना है ऑल्दो वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं आपको 2 क्राइटेरिया बताता हूं जो आप कर सकते हो बेटा। जब आप एम्प्लॉय रिक्रूट कर रहे हो ना, तभी पता लगा सकते हो उसके एथिक्स कैसे हैं। जब उसका इंटरव्यू चल रहा है वहां पर बहुत अच्छे से पता लगाया जा सकता है उसका पेशेंस लेवल कितना है या उसके एथिक्स कैसे, सब कुछ पता लगाया जा सकता है। और दूसरी बात बेटा, आप कहीं ना कहीं एम्प्लॉइज इतने फ्री होने चाहिए, आपका खौफ इतना ना हो कि वो बात नहीं करवा रहे। एम्प्लॉय इतने फ्री होने चाहिए, अगर किसी एम्प्लॉय को लगता है कि उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कोई एथिक्स फॉलो नहीं कर रहा, तो वो फ्रीली रिपोर्ट कर पाए टॉप लेवल को। कई बार बेटा टॉप लेवल इतनी फ्रीडम नहीं देता अपने एम्प्लॉइज को, उनसे कभी बात ही नहीं करता। मैं हमेशा बात करता हूं बेटा, आप टॉप लेवल मुकेश अंबानी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कितने एम्प्लॉय को जानता होगा? रेयर।
ये बिजनेस का एटमोस्फेयर है, ये नहीं होना चाहिए। एम्प्लॉय फ्री होने चाहिए। अगर गलती से कोई एथिक्स फॉलो नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन में या किसी का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, दे आर फ्री टू रिपोर्ट टू द टॉप लेवल। और एक बेटा हमेशा पता लगाओ इंटरव्यू के टाइम पर कि फॉलो हो भी रहे हैं कि नहीं हो रहे एथिक्स, या कंप्लायंस आगे होगा भी नहीं होगा, एम्प्लॉय के कैसे एथिक्स हैं, या उसको कम्युनिकेट करो इंटरव्यू के टाइम पर, ये हम चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो। ठीक है जी। एंड फोर्थ वन इज इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। बेटा देखो, जब आप एथिक्स फ्रेम कर रहे हो ना, तो एक ये बहुत काम की बात है, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल। बाबू आप टॉप लेवल के लोगों ने मिलकर एथिक्स बना दिए, ठीक है, आप लोगों ऑर्गेनाइजेशन है 5 या 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, 6 लोग टॉप लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉई हैं 1 लाख ऑर्गेनाइजेशन में। देखो एथिक्स आर अल्टीमेटली प्रैक्टिस्ड बाय द एम्प्लॉइज। आप तो 6 लोग हो, वो 1 लाख लोगों को प्रैक्टिस करने हैं एथिक्स। तो आपके लिए एक जिम्मेदारी पता है क्या, हर लेवल के एम्प्लॉय को इंक्लूड किया जाए एथिक्स बनाते टाइम। मैं ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। ये होता है टॉप लेवल, ये होता है मिडिल लेवल, ये होता है लोअर लेवल, और यहाँ होते हैं वर्कर। ये क्वांटिटी में सबसे कम, ये उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा। ठीक है, ये कौन होते हैं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर समझो अभी आप। ठीक है, इस चीज के लिए भी आप बहुत बच्चे हो, मैं उतनी बात बता रहा हूं जितनी आपको जरूरत है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, ये सारे मैनेजर्स हैं, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटिंग मैनेजर, सब मैनेजर्स हैं। ये कौन है बेटा, ये फॉरमैन है, सुपरवाइजर है, जो वर्कर के ऊपर बैठे रहते हैं, चेक करते हैं ये काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और ये है वर्कर। कहता जब आप एथिक्स फ्रेम कर रहे हो ना बेटा, इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय एट ऑल लेवल, हर लेवल से कुछ बंदे बुलाओ, हर लेवल से, वर्कर लेवल से 1 लाख लोगों को एक जगह इकट्ठा करके एथिक्स बनाया जा सकता है। क्या करो, इनके लीडर को बुला लो। यार सिंपल सी बात है, कोई ना कोई लीडर रहता है, अभी मैंने बात करी लेबर यूनियन रहती है, उनको बुलाओ ना, ठीक है ना, उस लीडर को बुलाओ बेटा, हर लेवल से कुछ एम्प्लॉय को बुलाकर एथिक्स फ्रेम कराओ, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली इन लोगों ने प्रैक्टिस करना है। सबसे ज्यादा लोग क्वांटिटी में ये हैं, आप तो 5-6 लोग हो, आप एक कमरे में कैबिन में बैठ के एथिक्स बना दोगे, कोई फॉलो नहीं करेगा, सबको इन्वॉल्व करो। एंड लास्ट वन इज कंपेयरिंग रिजल्ट्स, मेजरिंग रिजल्ट। बेटा देखो, ऑल्दो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द रिजल्ट, यहां पर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि एथिक्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कितने फॉलो हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे, क्योंकि कोई चीज क्वांटिटी में नहीं है। एक चीज क्वांटिटी में है, मेरे को 1 लाख यूनिट बनानी है और बनी 80,000 यूनिट, मुझे आराम से पता लग रहा है कि 20,000 का डिफरेंस है, 20,000 कम बनी है, वहां रिजल्ट मेजर करना बहुत आसान है। लेकिन बेटा ये क्वांटिटी में चीज थोड़ी है, तो क्वालिटेटिव चीज है, एथिक्स फॉलो कराने हैं, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कितने नहीं हो रहे, क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो, बहुत मुश्किल है यहां पर रिजल्ट को मेजर करना, लेकिन फिर भी बोलता है पता लगाया जा सकता है। अगर आप सरप्राइज विजिट करो और ऑडिट करो, आपने सरप्राइज विजिट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, रात के 3 बजे तक, ऑर्गेनाइजेशन कुछ ऐसी भी हैं 24-24 घंटे खुलती हैं बेटा, टॉप लेवल 3 बजे चुपचाप आकर बैठ गया, बेटा 2 मिनट में पता लग जाएगा कितनी स्मोकिंग कितनी ड्रिंकिंग चल रही है, किसका एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, कितना काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, मिनट से पहले पता लग जाएगा। सरप्राइज विजिट्स और ऑडिट इज द ओनली ऑप्शन बेटा रिजल्ट को मेजर करने के लिए यहां पर। ठीक है जी, चैप्टर का भोग डल गया, ठीक है, अभी 2 मिनट का ब्रेक करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।